गुड इवनिंग शिवानी। आ जाइए जल्दी और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। संडे लाइव आए थे हम आप लोगों के लिए, क्योंकि मंडे हम लाइव नहीं आ पाए थे। हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट किया था, द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री। इसमें हमने प्यूरिटन एज के बारे में आपको पढ़ाया था, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और उसका इन्फ्लुएंस और उसकी लेगेसी, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। फिर हमने प्यूरिटन एज के कवियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। क्लासिफिकेशन था स्पेंसेरियन पोएट्स में, कैवलियर और मेटाफिजिकल पोएट्स में। हमने स्पेंसेरियन पोएट्स को डिटेल में पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कुछ नाम हमने पढ़े। उसके बाद हमने कैवलियर पोएट्स पढ़ा, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उनके नाम पढ़े कुछ के। फिर हमने उसके बाद लास्ट में पढ़ा मेटाफिजिकल पोएट, जिसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, नाम पढ़े, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जॉन डन का था। ठीक है। उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस वगैरह पढ़ना शुरू किया। फिर हमने कुछ पोएट्स को डिटेल में पढ़ा। जिन पोएट्स को हमने डिटेल में पढ़ा वो थॉमस कैरियो थे, जो कैवलियर पोएट्स में से एक थे। थॉमस कैरियो को डिटेल से पढ़ने के बाद हमने जॉन डन को बहुत डिटेल में पढ़ा था, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट थे। उसके बाद हमें आज स्टार्ट करना है जॉन डन के बाद जॉन मिल्टन, जो रेस्टोरेशन एज के और प्यूरिटन एज के सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जॉन मिल्टन 1608 टू 1674। अर्ली लाइफ जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 9, 1608। जॉन मिल्टन जो पैदा हुए वो 9 दिसंबर को पैदा हुए 1608 में ब्रेड स्ट्रीट नाम की एक जगह पर लंदन में, जॉन मिल्टन सीनियर के घर पर। इनके पापा का नाम भी जॉन मिल्टन था। सक्सेसफुल स्क्रीवनर, इनके पिता एक सक्सेसफुल स्क्रीवनर थे और कंपोज़र थे। स्क्रीवनर जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मतलब आएगा सूदखोर। ठीक है, वैसे स्क्रीवनर आपको एक्चुअली बताएं तो सरकारी महकमे का क्लर्क होता था। ठीक है, और जॉन मिल्टन के पापा ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, वहाँ पर क्लर्क थे। एंड सारा जेफरी, उनकी माँ का नाम सारा जेफरी था। मिल्टन्स अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस एट सेंट पॉल स्कूल। मिल्टन की शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो सेंट पॉल्स स्कूल में हुई है, वेयर ही शोड एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर लैंग्वेजेस, जहाँ पर उन्होंने एक एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाया लैंग्वेजेस को लेकर, क्लासिकल लिटरेचर को लेकर। हिज फादर अ डिवाउट प्यूरिटन, इनके पिता एक डिवाउट प्यूरिटन थे। इंश्योर्ड दैट मिल्टन रिसीव्ड अ रिगोरस एजुकेशन, इस आदमी ने ये इंश्योर किया कि इनका बेटा एक रिगोरस एजुकेशन प्राप्त करे, क्योंकि जो उस ज़माने के प्यूरिटन्स होते थे वो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे पढ़ने चाहिए कैसे भी। और इनके पापा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है जॉन मिल्टन की शिक्षा में, और वो इतना बड़ा है कि जॉन मिल्टन कई लेटर्स में इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे लिटरेचर का ज्ञान है वो मुझे अपने पिता की वजह से है। एजुकेशन। मिल्टन अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज, मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज अटेंड किया था कैम्ब्रिज में, बिगिनिंग इन 1625, 1625 में स्टार्ट हुआ था। ही इनिशियली इंटेंडेड टू जॉइन द क्लर्जी, इनिशियली ये पादरी बनना चाहते थे, बट बिकेम डिसइल्यूजन्ड विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इनका सारा भ्रम टूट गया चर्च ऑफ इंग्लैंड का, जो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर से करप्ट हो चुका था। ही अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1629, 1629 में उनको बीए की डिग्री मिली, एंड अ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एमए की डिग्री मिली 1632 में।
ड्यूरिंग हिज टाइम एट कैम्ब्रिज में जो उन्होंने समय बिताया, मिल्टन बिगेन टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ पोएट। मिल्टन ने अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया था एक कवि के रूप में और एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक व्यक्ति के, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में। अर्ली करियर एंड ट्रेवल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मिल्टन रिटायर्ड टू हिज फैमिली होम्स इन हैमरस्मिथ। मिल्टन अपने फैमिली होम चले गए हैमरस्मिथ नाम की जगह पर। बाद में वो हॉटन नाम की जगह पर गए, वेयर ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू प्राइवेट स्टडी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया प्राइवेट स्टडी में और प्राइवेट राइटिंग में। जब भी मैं टीजीटी का बैच पढ़ाता हूँ तो जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ उनसे मिल्टन को पढ़ाते वक्त, जब उसकी बायोग्राफी पढ़ाते हैं मिल्टन की हम टीजीटी के बैच में, कि मिल्टन का जो ये दौर गुजरा था प्राइवेट स्टडी वाला, इस दौर ने मिल्टन को मिल्टन बनाया था। और जैसा मैंने ऊपर कहा कि पापा का बहुत बड़ा हाथ था, तो जब 1632 में ये फ्री हुए अपनी एजुकेशन से, तो इन्होंने सोचा, उन्होंने कहा पापा से कि पापा ठीक है, अब मैं काम वाम करता हूँ, कोई नौकरी वोकरी करता हूँ, हाथ बटाता हूँ आपका। तो सीनियर जॉन मिल्टन ने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 5 साल देता हूँ, 5 साल किताबें पढ़ो, इंडिपेंडेंट किताबें, वो नहीं जो सिलेबस में थी, इंडिपेंडेंट किताबें पढ़ो, घूमो, ठीक है, और उसके बाद काम स्टार्ट करना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 5 साल मिल्टन ने दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा और यूरोप कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किए, अलग अलग देशों में गए। और ये दोनों ही चीज़ें, ये समझ लीजिए कि इससे बेहतर तरीका नॉलेज को लेने का तो है नहीं कोई दुनिया में, किताबें पढ़ना और ट्रैवल करना। 5 साल जॉन मिल्टन ने अपने पापा के कहने पर ये दोनों काम किए। इस पीरियड में ही रोट सेवरल नोटेबल वर्क्स, इन्होंने कई नोटेबल रचनाएं लिखी, इंक्लूडिंग द पास्टोरल एलेजी, जिसमें एक बहुत जानी मानी पास्टोरल एलेजी लेसिडस शामिल है, जो 1637 में लिखी थी, है ना। लेसिडस, इनके दोस्त मर गए थे, एडवर्ड किंग डूब कर, उनके लिए लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। एंड द मास्क, 1634 में इनका एक मास्क दिखाया गया था, कॉमस, वो इन्होंने लिखा था। इन 1638 मिल्टन इम्बार्क्ड ऑन अ ग्रांड टूर ऑफ यूरोप। जैसे अभी हमने आपको बताया, मिल्टन एक ग्रांड टूर पर निकले यूरोप के, विजिटिंग फ्रांस एंड इटली, फ्रांस गए, इटली गए, वेयर ही मेट सेवरल इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट। वहाँ वो कई बुद्धिजीवियों और कई कलाकारों से मिले, जैसे गैलीली से मिले थे, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले। द टूर वॉज कट शॉर्ट बाय द ऑनसेट ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर। ये टूर बीच में ही रुक गया क्योंकि इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हो गया था। वो चार्ल्स फर्स्ट वाली कहानी, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर गई थी पब्लिक। एंड मिल्टन रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1639, और 1639 में मिल्टन इंग्लैंड वापस लौट आए। इनका जो ज़मीर है वो गवारा नहीं किया कि मेरे देश के लोग मर रहे हैं, राजा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, मैं यहाँ पर मज़े कर रहा हूँ, तो ये अपने देश आ गए वापस। अब इनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ पीरियड में बीता है, और कोई एक्सजरेशन नहीं है जब हम ये कहते हैं कि जॉन मिल्टन का एक बहुत बड़ा हाथ था सिविल वॉर में। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉन मिल्टन ने तलवार नहीं उठाई लेकिन कलम उठाई थी, और उस कलम में इतनी ताकत थी कि 1000 आदमियों की तलवार में नहीं थी। मिल्टन ने जो ट्रैक्ट्स लिखे, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स उस ज़माने में, जैसे कि रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट, कि चर्च की सरकार क्यों होनी चाहिए, और रेजिसाइड के समर्थन में इन्होंने कई ट्रैक्ट्स लिखे कि हमने राजा को सही मारा, या राजा को क्यों उतार दिया जाना चाहिए, राजशाही क्यों ख़राब है। उन्होंने, उन ट्रैक्ट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी सिविल वॉर में, चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी से उतरने में, और ओलिवर क्रॉमवेल की कॉमनवेल्थ सरकार के गठन में। वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जॉन मिल्टन की कलम कितनी बड़ी भूमिका में थी, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बनी ओलिवर क्रॉमवेल की, तो ओलिवर क्रॉमवेल ने जॉन मिल्टन को अपना विदेश मंत्री बनाया। ठीक है, तो एक पोस्ट हुआ करती थी उस ज़माने में, द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स, तो वो जो विदेश मंत्री टाइप काम होता है, ठीक है, कूटनीति का, वो किया करते थे जॉन मिल्टन ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जॉन मिल्टन का सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ पीरियड में। ठीक है, सुनिए। अपॉन हिज रिटर्न, जब ये वापस लौटे, मिल्टन बिकेम इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज। मिल्टन जो है वो एक्टिव हो गए, इन्वॉल्व हो गए राजनीतिक और धार्मिक विवादों में।
ही रोट अ सीरीज ऑफ पैम्फलेट्स, इन्होंने कई पैम्फलेट्स लिखे एडवोकेटिंग फॉर रिलीजियस रिफॉर्म, कि हमें धार्मिक सुधार करना है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की फ्रीडम पर इन्होंने लिखा, एरियोपैजिटी का जानते होंगे आप इसे 1644 में, एंड द अबॉलिशन ऑफ द मोनार्की, और इन्होंने लिखा कि हमें मोनार्की को अबॉलिश कर देना चाहिए, मोनार्की को ख़त्म कर देना चाहिए, इसके समर्थन में उन्होंने कई ट्रैक्ट लिखे। मिल्टन सपोर्टेड द पार्लियामेंट्री कॉज अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट, राजा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ जो पार्लियामेंट्री कॉज चल रहा था, पार्लियामेंट्री सेना रॉयलिस्ट सेना से लड़ रही थी, कई बार बता चुके मैं आपको ये कहानी, वो उसके समर्थक थे, एंड वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, और इसी वजह से इन्हें सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स नियुक्त किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा 1649 में। इन दिस रोल ही कंपोज ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने कई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लिखे, प्रोपेगेंडा लिखे, डिस्पाइट हिज डेटोरेटिंग आईसाइट, बावजूद इसके कि इनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेटर लाइफ एंड मेजर वर्क्स, इनका बाद का जीवन और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं। मिल्टन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स वर रिटन आफ्टर ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन 1652। जब मिल्टन 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए, उसके बाद मिल्टन की बेहतरीन रचनाएं छपनी शुरू हुई हैं। मिल्टन की सारी बेहतरीन रचनाएं इनके अंधे होने के बाद आई हैं हम लोगों के सामने। वालेकुम अस्सलाम माय ब्यूटीफुल एडिट्स। और ये हकीकत है, हिज ब्लाइंडनेस डिड नॉट हिंडर हिज लिटरेरी प्रोडक्टिविटी, इनके अंधेपन ने इनकी लिटरेरी प्रोडक्टिविटी को रोका नहीं था। इंस्टेड ही रिलाइड ऑन एड्स एंड फ्रेंड्स टू ट्रांसक्राइब हिज डिक्टेशंस, वो अपने दोस्तों से, कुछ इन्होंने असिस्टेंट रखे थे, वो ट्रांसक्राइब करते थे, डिक्टेट करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही प्रोड्यूस्ड हिज 3 मेजर एपिक पोएम्स। इस अंधेपन के दौरान जॉन मिल्टन ने अपनी 3 मेजर एपिक पोएम्स लिखी, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में और सैमसन एगोनिस्टिस 1671 में। जैसे हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मिल्टन को वो सब मिला जब मिल्टन ने अपना सब कुछ खो दिया। मिल्टन को सब मिला जो उन्हें चाहिए था, लेकिन तब मिला जब मिल्टन ने सब कुछ खो दिया। तो मिल्टन जब तक अंधे नहीं हुए, राजनीतिक ताकत में रहे ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में, वो सरकार गिर गई, ओलिवर क्रॉमवेल को मार दिया गया, प्यूरिटन सरकार आई उनसे सत्ता छीन ली गई, ठीक है। मिल्टन का सोशल बहिष्कार हो गया, मिल्टन को एग्जाइल कर दिया गया, ठीक है। मिल्टन की 2 बीवियाँ मर गईं, पहली वाली से तो पटती नहीं थी, खैर वो तो मर गई, उसका कोई गम भी नहीं हुआ मिल्टन को। दूसरी वाली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे कैथरीन से, वो मर गई, उसका गम था। दोस्त खो दिए, सोशल लाइफ चली गई, अंधे हो गए, सबसे बड़ी बात कि अंधे हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। जब मिल्टन ने सब कुछ खो दिया, तब मिल्टन को ये 3 एपिक मिले, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टिस। पैराडाइज लॉस्ट, एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक एपिक पोएम, टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। इसमें आदमी के पतन की कहानी है। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फ्री विल, इसमें फ्री विल, टेम्पटेशन, रिडेम्पशन, इसकी थीम को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसे इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है, जो कि ये है एक्चुअली विदाउट एनी डाउट। इंग्लिश लिटरेचर में इससे बेहतर एपिक नहीं लिखा गया है कहीं पर भी। इसके अलावा दूसरा जो इन्होंने एपिक लिखा वो है पैराडाइज रीगेन्ड, शॉर्टर एपिक, एक छोटा सा एपिक था इनका, शॉर्टर एपिक था, दैट फोकसेस ऑन क्राइस्ट टेम्पटेशन। इसमें जीसस क्राइस्ट के टेम्पटेशन पर फोकस था इन द विल्डरनेस, एम्फसाइजिंग थीम्स ऑफ फेथ एंड ओबीडियंस। इसमें वो फेथ और ओबीडियंस, आज्ञा मानने का क्या सिला मिलता है जब आप ईश्वर के ओबीडियंट होते हैं, आपको क्यों ईश्वर पर फेथ रखना चाहिए, इस पर इन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखा था। गुड इवनिंग प्रिया। फिर आया सैमसन एगोनिस्टिस 1671, ट्रैजिक क्लॉसेट ड्रामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैमसन एगोनिस्टिस एक क्लॉसेट ड्रामा है दैट ड्रॉज ऑन द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ सैमसन। इसमें बाइबल की कहानी है सैमसन की, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सफरिंग।
इसमें पीढ़ा, रिडेम्पशन और डिवाइन जस्टिस की बात कही गई है सैमसन एगोनिस्टिस में। पर्सनल लाइफ, मिल्टन वॉज मैरिड 3 टाइम्स। मिल्टन ने 3 शादियाँ करी थी भाई। हिज फर्स्ट मैरिज टू मैरी पवेल, पहली शादी मैरी पवेल से हुई थी 1642 में, एंड वॉज ट्रबल्ड, और बहुत बेकार शादी थी ये, बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती थी दोनों की। मार्क्ड बाय एन एस्ट्रेंजमेंट, दोनों अलग भी रहे। दो दे इवेंचुअली रिकनसाइल, खैर दोनों ने इवेंचुअली रिकनसाइल किया, एंड हैड 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हुए। मैरी डाइड इन 1652। 1652 में मैरी पॉवेल की डेथ हो गई। शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ द 4th चाइल्ड, इन्होंने 4थी बच्ची को जन्म दिया था अपनी, एक लड़की हुई थी इनकी, डिबोरा करके नाम था उसका, उसके बाद ये मर गई थी। मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक इन 1656। 4 साल बाद उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी करी, बट शी डाइड इन 1658, वो भी 14-15 महीने बाद मर गई 58 में। अलॉन्ग विद देयर इन्फेंट डॉटर, साथ में बेटी भी मर गई जो पैदा हुई थी। हिज थर्ड मैरिज, तीसरी शादी एलिजाबेथ मिंशल से हुई थी 1663 में, लास्टेड अंटिल हिज डेथ, ये इनकी मौत तक चली, एंड वॉज रिपोर्टेडली हैप्पी, और ऐसी रिपोर्ट है हमारे पास कि खुश थे दोनों, ठीक है, इस शादी में। डेथ एंड लेगेसी, जॉन मिल्टन डाइड ऑन November 8, 1674। जॉन मिल्टन 8 नवंबर 1674 को उनकी डेथ हुई, एंड वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स क्रिपलगेट, लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हें दफनाया गया सेंट गाइल्स क्रिपलगेट नाम के कब्रिस्तान में, लंदन में। हिज लेगेसी एज अ पोएट, इनकी जो लेगेसी है कवि के रूप में, इंटेलेक्चुअल के रूप में, एडवोकेट फॉर सिविल लिबर्टीज़, और ये एडवोकेट थे, समर्थक थे सिविल लिबर्टीज़ के, आज़ादी के लोगों की, रिमेन्स प्रोफाउंड। पैराडाइज लॉस्ट इज पर्टिकुलरली सेलिब्रेटेड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट को पर्टिकुलरली सेलिब्रेट करते हैं जॉन मिल्टन के कैनन में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल है सैटर्न का, और प्रोफाउंड थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल इंसाइट्स हैं। मिल्टन्स वर्क्स हैव इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस राइटर्स एंड थिंकर्स। मिल्टन की रचनाओं ने असंख्य राइटर्स और थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया है, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड पॉलिटिकल थॉट, और इनका जो योगदान है साहित्य को, पॉलिटिकल थॉट को, कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एडमायर्ड, अभी भी पढ़ा जा रहा है और अभी भी उसको एडमायर किया जा रहा है। मेजर वर्क्स, अब मेजर वर्क्स में लेसिडस है, 1637 की एक पास्टोरल एलिजी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये पास्टोरल एलिजी है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग, इसमें वो अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर विलाप कर रहे हैं। कॉमस लिखा था, एक मास्क था, ये एक तमाशा था जो लडलो कासल में प्रस्तुत किया गया था, एम्फसाइजिंग द वर्च्यूज ऑफ चेस्टिटी एंड टेम्परेंस। इसमें पवित्रता के गुण को एम्फसाइज किया गया था। चैनल पर वीडियो है भाई मास्क कॉमस की, आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा कॉमस बाय ऑर्ट इंस्टीट्यूट, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो एक लड़की है जो कि वर्जिन है, और उसकी जो ताकत है चेस्ट वुमेन होने की वजह से, उस ताकत का बखान है कॉमस में। एरियोपैजिटिका जो इनका मास्टरपीस है प्रोज वर्क में, एडवोकेटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसमें बोलने की आज़ादी, ठीक है, मांगी गई है, एंड अपोजिंग सेंसरशिप, और इसमें सेंसरशिप का विरोध किया गया है। इसका जिक्र हम आपको ड्रामा में करे थे एरियोपैजिटिका का, कि 1643 में लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 लागू हुआ, उसके बाद मिल्टन ने उसके अपोज में से लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं, 1667 एपिक पोएम, 12 किताबें, रिकाउंटिंग द फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज रीगेन अ सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल था ये, फोकसिंग ऑन टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसमें क्राइस्ट के टेम्पटेशन का जिक्र है। सैमसन इग्नोस्टिस ड्रामेटिक पोएम ड्राइंग ऑन द स्टोरी ऑफ द बाइबलिकल फिगर सैमसन, ये कहानी है बाइबलिकल, एक शख्सियत है बाइबल में जिक्र है इनका सैमसन, उनके ऊपर लिखा था। इसके अलावा द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, शॉर्ट फॉर्म में DDD बोलते हैं इसे हम, 1643, अ ट्रिटाइज एडवोकेटिंग फॉर द राइट टू डाइवोर्स, इन्होंने इसमें तलाक का अधिकार मांगा था ऑन इनकम्पैटिबिलिटी पर, तो तलाक नहीं मिलती थी भाई, ईसाई मर्द ईसाई औरत एक दूसरे से तलाक नहीं ले सकते थे, अब मिली 1994 में जाकर प्रिंसेस डायना की मौत के बाद, इजाज़त ही नहीं थी कि नहीं, बाइबल में लिखा ही नहीं आप तलाक ले सकते हो। तो लड़ते मरते रहे भैया आपस में पति पत्नी, ठीक, मिल्टन उसमें से एक थे। मिल्टन की अपनी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, एक तो एज की वजह से ऑब्वियसली बिल्कुल हाफ एज थी मैरी पॉवेल की इनसे, और जब एज हाफ थी तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी, बौद्धिकता मैच नहीं करती थी, तो सब स्पेकुलेशन है, लेकिन माना जाता है कि कोई टॉपिक नहीं था बात करने का दोनों के बीच में, वो वही औरतों वाली बातें करती होंगी, ठीक है, टिपिकल, बहुत ही स्टेरियोटाइपिकल स्टेटमेंट बोल दी हमने, बट कोई बात नहीं। और वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में बिलीव करने वाले आदमी थे मिल्टन जो है, तो इसलिए पटी नहीं और दोनों अलग रहे, बाद में खैर इवेंचुअली साथ आए और फिर बच्चे हुए, बट दिल से अटैच नहीं थे। ऑफ एजुकेशन लिखा इन्होंने, ये ट्रैक्ट था आउटलाइनिंग मिल्टन्स विजन फॉर एन आइडियल एजुकेशन सिस्टम। इसमें मिल्टन ने अपना विजन बताया है कि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑफ एजुकेशन पढ़ाते हैं हम टीजीटी के बैच में, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आपने पढ़ा है हमसे। मिल्टन्स बॉडी ऑफ वर्क स्पेंस वेरियस जॉनराज, मिल्टन की जो ये बॉडी ऑफ वर्क है उसमें कई अलग अलग जॉनर्स हैं, रिफ्लेक्ट्स प्रोफाउंड एंगेजमेंट विद द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल इशूज ऑफ हिज टाइम। दिखाती हैं इनकी रचनाएं कि कितने जुड़े हुए थे राजनैतिक, धार्मिक और बौद्धिक मुद्दों से अपने ज़माने के। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ मार्क्ड बाय इट्स रिटोरिकल पावर, इनके राइटिंग स्टाइल को मार्क किया जा सकता है कि इसमें एक रिटोरिकल पावर दिखती है, रिच इमेजरी दिखती है और डीप फिलोसफिकल इंसाइट्स नज़र आती हैं, ठीक है। ये जॉन मिल्टन की 2 फेमस पेंटिंग्स हैं, इस तरह से नज़र आते थे मिल्टन। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो हो गई प्यूरिटन एज की पोइट्री की बात। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेशन पोइट्री की, ठीक है। अब रेस्टोरेशन पोइट्री आप अच्छे से जानते हैं, रेस्टोरेशन का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं, रेस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापना। तो 1649 तक भाई ये चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर रहे। 49 से 60 11 साल तक ओलिवर क्रॉमवेल अपनी कॉमनवेल्थ सरकार चलाएंगे। 1660 में चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड वापस आएंगे, गद्दी छीनेंगे और राजशाही की पुनर्स्थापना करेंगे। उस दौर में क्या लिखा गया है उसको हम इस रेस्टोरेशन पोएट्री में पढ़ेंगे। उस ज़माने में किस तरह की पोएम्स लिखी जाती थी, क्या उनके की एक्सपेक्ट्स होते थे, उसको पढ़ते हैं पानी पीकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेशन पोएट्री refers to the body of English poetry. रेस्टोरेशन पोएट्री इंग्लिश पोएट्री की इस बॉडी को बोलते हैं, written during the period of the English Restoration, जो इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखी गई है, जो कि शुरू होता है 1660 से, जब किंग चार्ल्स सेकेंड वॉज रेस्टोर्ड टू द थ्रोन, जब उनको दोबारा से स्थापित कर दिया गया था राज सिंहासन पर। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिसर्जेंस ऑफ लिटरेचर। इस पीरियड में साहित्य का पुनर्जन्म हुआ, एंड द आर्ट्स का पुनर्जन्म हुआ फॉलोइंग द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ एरा। कॉमनवेल्थ एरा जो आया था प्यूरिटन रिजाइम का, उसके बाद उन्होंने तो बहुत रोक लगा दी थी प्यूरिटन्स ने, विच हैड इम्पोज स्ट्रिक्ट मोरल कोड्स। इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट नैतिक कोड्स लागू कर दिए थे, सेंसरशिप लागू कर दी थी कि आप चर्च के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, आप रिलीजन के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, आप इमोरल कुछ नहीं दिखाएंगे स्टेजेस के ऊपर, इमोरल कुछ नहीं लिखेंगे। 1000 तरह की पाबंदियाँ और बंदिशें थी समाज के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा साहित्य उस दौर में लिखा नहीं गया उन 11 सालों में। तो चार्ल्स सेकंड आए, सब हटा दिया, ठीक है, सारे बैन्स हट गए। उनको खुद बहुत शौक था ड्रामास का, पोइट्री का, वो खुद बहुत बड़े कला के समर्थक थे, तो उसका असर लिटरेचर पर नज़र आया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं रेस्टोरेशन पोइट्री के। पहला, विट एंड सटायर। रेस्टोरेशन पोइट्री ऑफन एम्प्लॉयड विट एंड सटायर। रेस्टोरेशन पोइट्री में प्रायः विट और सटायर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। क्रिटिक सोशल मैनर्स, इसमें सामाजिक मैनर्स, तौर तरीकों को क्रिटिसाइज़ किया गया, पॉलिटिक्स को और ह्यूमन वाइसेस, इंसानी अवगुणों को। द पोएट्स यूज्ड ह्यूमर, कवि ह्यूमर यूज़ करते थे, आयरनी यूज़ करते थे, विडम्बना और क्लेवर वर्ड प्ले करते थे, बहुत ही चतुराई से शब्दों से खेलते थे। टू एक्सपोज द फॉलीज एंड हिपोक्रेसीज ऑफ देयर टाइम, अपने ज़माने की फॉलीज एंड हिपोक्रेसीज को एक्सपोज करने के लिए।
इसी दौर में हीरोइक कपलेट आया। द हीरोइक कपलेट अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स, हीरोइक कपलेट वो दोहा जो राइम कर रहा है ऑब्वियसली और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, वो हीरोइक कपलेट कहलाता है। बिकेम द डोमिनेंट वर्ड्स फॉर्म, वो रेस्टोरेशन पोएट्री की डोमिनेंट वर्ड्स फॉर्म बनी। दिस स्ट्रक्चर लेंट इटसेल्फ टू द एपिग्रामेटिक स्टाइल, इस स्ट्रक्चर की वजह से एक एपिग्रामेटिक स्टाइल का जन्म हुआ, फेवर्ड बाय मैनी रेस्टोरेशन पोएट्स, जिसको कई रेस्टोरेशन कवियों ने फेवर किया। फोकस ऑन अर्बन लाइफ एंड सोसाइटी, एक नई चीज़ देखने को आई कि इससे पहले पास्टोरल पोएट्री लिखी जा रही थी, ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द बहुत कुछ लिखा जा रहा था। पहली बार कवियों का फोकस शहरी जीवन पर और सोसाइटी पर हुआ। द पोएट्री ऑफ दिस पीरियड फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंट्रीग्स ऑफ अर्बन लाइफ, इस ज़माने की पोएट्री ने फ्रिक्वेंटली चित्रण किया है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और इंट्रीग्स हैं अर्बन लाइफ की, उनको पर्टिकुलरली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, खास तौर से एरिस्टोक्रेसी के संदर्भ में, कुलीन वर्ग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कोर्ट की। इसमें थीम्स थी कुछ जिस पर ये लिखते थे, लव पर, सेक्स पर, सोशल बिहेवियर पर, ये कुछ कॉमन थीम्स थी। क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस, जी हाँ, इस दौर में कुछ क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस भी हुए समाज के, शास्त्रों के। क्या सुनिएगा। रेस्टोरेशन पोएट्स ड्रू हैविली ऑन क्लासिकल लिटरेचर, रेस्टोरेशन पोएट्स जो थे वो बहुत ही डिपेंडेंट थे क्लासिकल लिटरेचर पर। इमिटेटिंग द स्टाइल्स एंड थीम्स ऑफ एंशिएंट रोमन पोएट्स, वो नकल किया करते थे स्टाइल्स की, थीम्स की एंशिएंट रोमन पोएट्स की, जैसे कि होमर की, जोवेनल की। दे वैल्यू डेकोरम, ये डेकोरम को वैल्यू करते थे कि कोई पोयम है तो वो बिल्कुल डेकोरम के साथ लिखी जानी चाहिए, उसमें राइम हो, रिदम हो, मीटर हो, ऑर्डर की, और क्लैरिटी इन द राइटिंग, वो चाहते थे कि उनकी राइटिंग में क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा लिबर्टनिज्म, एक और चीज़ यहाँ पर आई। एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो था रेस्टोरेशन पोएट्री का, वो था उसकी लिबर्टाइन स्पिरिट। ठीक है, इसकी एक बहुत ही लिबर्टाइन स्पिरिट थी, सेलिब्रेटिंग सेंसुअल प्लेजर्स एंड ऑफन इंडल्जिंग इन एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करती थी, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन होता था सेंसुअल प्लेजर्स का, ठीक है, और ऑफन एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट होता था कविताओं में। दिस रिफ्लेक्टेड द मोर परमिसिव एंड हेडोनिस्टिक एटमॉस्फेयर ऑफ चार्ल्स सेकंड कोर्ट, ये दिखाता है कि चार्ल्स सेकंड के दरबार में, उनके कोर्ट में बहुत ही हेडोनिस्टिक एटमॉस्फेयर था, भोग विलासिता वाला। तो जब राजा भोग विलासी था तो काव्य भी भोग विलास वाला लिखा जा रहा था। ठीक है, इसी को लिबर्टाइन स्पिरिट बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की पोएट्री में। अब कुछ नोटेबल पोएट्स इस दौर के हमारे सामने आए। सबसे पहले तो जॉन ड्राइडन थे। ठीक है, 1631 से 1700। जॉन ड्राइडन इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। जॉन ड्राइडन संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1668, इन्हें पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था 1668 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। जॉन ड्राइडन पोएट लॉरिएट बने थे 1668 में एंड बिकम द डोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ हिज टाइम, और ये अपने ज़माने के डोमिनेंट लिटरेरी फिगर बने। ड्राइडन की कुछ रचनाएं हैं। सबसे पहली जो फेमस रचना है इनकी, एब्सलम एंड एकिटोफिल 1671, एक पॉलिटिकल सटायर था, हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ, दैट एलिगोराइजेज द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ मैनमाउथ। इसमें ड्यूक ऑफ मैनमाउथ के विद्रोहों का जिक्र था जो उन्होंने चार्ल्स सेकंड के खिलाफ किया था। इसके अलावा मैकफ्लेक्नॉय के लिए बहुत फेमस है ये एक मोक हीरोइक का उदाहरण है। सटाराइजिंग द पोएट थॉमस शेडवेल, इसमें थॉमस शेडवेल नाम के कवि पर कटाक्ष कर रहे हैं ड्राइडन। इसके अलावा एनएस मिराबिलिस बहुत फेमस है इनका, ये एक लॉन्ग हिस्टोरिकल पोएम है कमोमेरेटिंग द इवेंट्स ऑफ 1666। इसमें 1666 की घटनाओं को याद किया जा रहा है, इंक्लूडिंग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जिसमें लंदन की ग्रेट फायर का जिक्र है और एंग्लो डच वॉर का जिक्र है। इसके अलावा सैमुअल बटलर आए इस दौर में। सैमुअल बटलर इज बेस्ट नोन फॉर हिज सटायरिकल पोएम। सैमुअल बटलर जाने जाते हैं अपने एक सटायरिकल पोएम के लिए जिसका नाम है ह्यूडिब्रस, 1663 से 1678 के बीच लिखी गई, विच मॉक्स द प्यूरिटन्स। सैमुअल बटलर ने अपनी इस कविता में PYQ है भाई, मजाक उड़ाया प्यूरिटन्स का और पार्लियामेंटेरियंस का। रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई थी।
हुडिब्रास कंबाइंस विट विद पॉइंटेड सोशल कमेंट्री, इसमें इन्होंने कंबाइन किया विट को और सोशल कमेंट्री को। इसी दौर में वो महानतम आत्मा पैदा हुई एफ्रा बेन, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, पहली प्रोफेशनल फीमेल राइटर इंग्लिश लिटरेचर की। उनकी पोइट्री, उनके प्लेज, उनके नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव एंड जेंडर डायनामिक्स, वो प्रायः एक्सप्लोर करती थीं प्यार और जेंडर डायनामिक्स की थीम्स को। एफ्रा बेन को हम डिटेल में पढ़ कर आए हैं पीछे ड्रामा में। नोटेबल पोइटिक वर्क्स इंक्लूड, इनकी कई नोटेबल पोइटिक वर्क्स शामिल हैं। पहले तो इनकी कविता थी द डिसअपॉइंटमेंट कर अ पोएम एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इसमें सेक्सुअल डिज़ायर की थीम को एक्सप्लोर किया इन्होंने। इम्पॉर्टेंस फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, और इम्पॉर्टेंस को दिखाया है एक महिला के पर्सपेक्टिव से कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई नपुंसक व्यक्ति है तो उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है महिला की, उस पर इन्होंने ये कविता लिखी है द डिसअपॉइंटमेंट करके। ठीक है, गुड इवनिंग कीर्ति। हाँ प्रिया, एक्चुअली ट्रू। तो प्रिया बोल रही हैं कि चार्ल्स टू वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच कल्चर, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रेंच कल्चर से बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि उन 11 सालों में जो चार्ल्स सेकंड थे, जब वो एग्जाइल थे ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में, तो वो यूरोप के अलग अलग देशों से समर्थन प्राप्त कर रहे थे, ठीक है, अपने लिए। तो उसमें उनका बहुत समय फ्रांस में बीता, वहाँ का खुलापन, खुले विचारों से उनका सामना हुआ। वो खुले विचार, वो भोग विलासिता, वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस लेकर लौटे जब राजा बने। ठीक है, तो दैट्स ट्रू। तो डिसअपॉइंट नाम की कविता इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा एक नावल था इनका ओरुनोको, वाइल प्राइमरीली नॉवल, वैसे तो नॉवल है बट बेन्स यूज ऑफ पोइटिक लैंग्वेज, इसमें उन्होंने पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, थीम ऑफ ऑनर का इस्तेमाल किया है, बिट्रेयल दिखाया है। हैज़ अर्न हर रिकॉग्निशन इन पोइट्री स्टडीज़ एज वेल, इसको एक पहचान मिली है पोइट्री स्टडीज़ में भी। इसके अलावा रेस्टोरेशन एज में रॉचेस्टर आए। इनका पूरा नाम है जॉन विलमॉट सेकंड अर्ल ऑफ रॉचेस्टर। ठीक है, रॉचेस्टर वॉज नोटोरियस फॉर हिज रैकिश लाइफ स्टाइल, बहुत बदनाम थे और बहुत ही रैकिश लाइफ स्टाइल था इनका, और स्कैंडलस पोइट्री लिखते थे। ठीक है, ये पोइट्री की दुनिया के हनी सिंह थे, ठीक है, उस ज़माने के। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लिबर्टनिज्म लिखते थे, ये भी सेक्सुअल सीन्स लिखते थे, सटायर करते थे, इंक्लूडिंग अ सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड, ये एक इनकी फिलोसफिकल पोएम थी, क्रिटिकिंग रैशनलिज्म एंड ह्यूमन नेचर, इसमें वो तर्कवाद को और ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसके अलावा एक इन्होंने पोएम लिखी थी, ये ही बहुत बदनाम है इनकी पोएम, द इम्परफेक्ट एन्जॉयमेंट, ये कैंडिड एक्सप्लोरेशन था सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का और इम्पोर्टेंस का। ठीक है, पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे। इसके अलावा एक और आदमी आए इस ज़माने में हमारे पास, एंड्रयू मार्वेल। ऑल्दो मार्वेल इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोएट्स, एंड्रयू मार्वेल को हम प्रायः मेटाफिजिकल कवियों में जोड़ते हैं। हिज लेटर वर्क्स रिफ्लेक्ट द रेस्टोरेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बाद में जो उनकी रचनाएं आई हैं उसमें रेस्टोरेशन संदर्भ नज़र आता है। इनकी पोएम्स में शामिल हैं टू कॉय हिज मिस्ट्रेस, ये एक कार्पे डाइम पोएम है। ठीक है, आज के बारे में सोचना, कल की चिंता नहीं। अर्जिंग अ यंग वुमेन टू सीज द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इसमें वो अर्ज करने एक महिला से कि भैया जीवन का आनंद उठा, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा, सेक्स कर बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि तू बूढ़ी हो जाए, बहुत देरी हो जाए। इसके अलावा इन्होंने एक हॉरेशियन ऑड लिखी थी अपॉन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये नाम ही है, पूरा टाइटल है, अ रिफ्लेक्टिव पोएम ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द टाइम। ये एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव कविता है, उस ज़माने के राजनीतिक संदर्भ को दिखाती और दर्शाती है। ठीक है, लेगेसी और रेस्टोरेशन पोइट्री। ठीक है, उनकी लेगेसी क्या है, क्या छोड़कर गए हैं ये लोग हमारे लिए। रेस्टोरेशन पोइट्री रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, रेस्टोरेशन पोइट्री ट्रांजिशन, परिवर्तन के दौर को दिखाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मेटाफिजिकल पोएट्स, ये जगह भर रहे हैं, एक तरफ मेटाफिजिकल पोएट्स से जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स लिखते थे ना, बिना सर पैर का कंपैरिजन करते थे। ठीक है, अर्ली 17th सेंचुरी में। दूसरी तरफ ऑगस्टन पोएट्स से 18th सेंचुरी के, जो इनके बाद आने वाले हैं, जो हम कल से पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल पोइट्री में। तो उनके बीच का गैप था ये जो है रेस्टोरेशन पीरियड के कवि।
द थीम्स एंड स्टाइल्स डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो थीम्स डेवलप हुई, जो स्टाइल्स डेवलप हुआ इस पीरियड में, पर्टिकुलरली द यूज़ ऑफ सटायर, खासतौर से सटायर का इस्तेमाल जो बढ़ा, हीरोइक कपलेट जो लिखे जाने लगे, वुड हैविली इन्फ्लुएंस लेटर पोएट्स, ये बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले कवियों को जो हम कल से पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर पोप को, जोनाथन स्विफ्ट को, ये सब न्यू क्लासिकल पोएट्स हैं, ऑगस्टन एज के पोएट हैं, अगले एज के हैं ये। द रेस्टोरेशन एरास फोकस ऑन विट, रेस्टोरेशन एरा में फोकस था विट पर, अबेनिटी पर, क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस था, कॉन्टिन्यूज टू बी अप्रिशिएटेड, वो अभी भी अप्रिशिएट किया गया, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिचनेस, क्योंकि इसका योगदान है इस कविता, इस काव्य का रिचनेस पर, डाइवर्सिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन पर। ठीक है, चलिए अब अगला नाम जो है जिसको हमें पढ़ना है, गुड इवनिंग रोली, वो है जॉन ड्राइडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन को हम पढ़कर आए हैं पहले एज अ ड्रामाटिस्ट, ड्रामा में, वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ा था जॉन ड्राइडन को। यहाँ हम जॉन ड्राइडन पढ़ेंगे एज अ पोएट। ठीक है, सुनिएगा। जॉन ड्राइडन स्टैंड्स एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट्स है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जॉन ड्राइडन प्रोमिनेंट कवियों में से एक है और लिटरेरी फिगर्स में से एक है इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड के। हिज वर्क एज अ पोएट, इनकी जो काम है कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक क्रिटिक के रूप में, शेप द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसने इंग्लिश लिटरेचर की दिशा को बदला है ड्यूरिंग द लेट 17th सेंचुरी में। नोन फॉर इज मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, इन्हें जाना जाता है कि इनको मास्टरी हासिल है हीरोइक कपलेट पर, एंड हिज इन्फ्लुएंशियल रोल, और इनका एक बहुत ही प्रभावशाली रोल है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज पर। ड्राइडन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोएट्री, तो प्रोज के लिए जाने जाते हैं, ड्रामास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइडन का कॉन्ट्रीब्यूशन पोएट्री को भी है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी है, और वो बहुत ही सब्सटेंशियल है। वो ड्रामा और प्रोज में जो उनका काम है वो इतना बड़ा है कि ये दोनों चीज़ें छिप जाती हैं, इनकी क्रिटिसिज्म छिप जाता है और पोएट्री तो बहुत ही छिप जाती है, लेकिन पोएट्री पर भी बहुत बड़ा योगदान जॉन ड्राइडन का है। क्या है सुनिएगा। की एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राइडन्स पोएट्री, पहला मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, भैया मास्टर थे हीरोइक कपलेट के इस्तेमाल करने के। आयम्बिक पेंटामीटर में दोहे लिखते थे, यानी कि हीरोइक कपलेट लिखते थे और बहुत शानदार लिखते थे। ड्राइडन इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज स्किलफुल यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट, जॉन ड्राइडन सेलिब्रेट किए जाते हैं कि वो बहुत स्किलफुली यूज़ करते थे हीरोइक कपलेट का। अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स, ये पेयर ऑफ राइम लाइन है आयम्बिक पेंटामीटर में। दिस फॉर्म बिकेम द डोमिनेंट पोएटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, ये फॉर्म जो है वो डोमिनेंट पोएटिक स्ट्रक्चर बना रेस्टोरेशन पीरियड का, थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू ड्राइडन्स एडप्ट हैंडलिंग, और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद इन्हीं को जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इसे हैंडल किया, इसको बहुत अच्छे से एडप्ट किया। हिज कपलेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लैरिटी, इनके जो दोहे होते थे वो बहुत ही क्लियर होते थे, बहुत ही प्रिसाइज होते थे और रिदमिक हार्मनी होती थी उनके अंदर। सटायर एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, ड्राइडन्स पोएट्री ऑफन इंगेजेस इन पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री, ड्राइडन अपनी कविताओं में राजनीतिक और सामाजिक कमेंट्री करते थे। एम्प्लॉइंग सटायर, सटायर को लगाते थे क्रिटिक करने के लिए अपने कंटेम्पररीज की, अपने समकालीन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। हिज एबिलिटी टू ब्लेंड ह्यूमर विद शार्प ऑब्जर्वेशन, बहुत ही शार्प ऑब्जर्व करते थे और उसके साथ ह्यूमर मजाक जोड़ देते थे। मेड हिज सटायरिकल वर्क्स पर्टिकुलरली इम्पैक्टफुल, इसी वजह से इनके सटायरिकल वर्क्स बहुत इम्पैक्टफुल साबित हुए। कुछ के एग्जाम्पल है हमारे पास, एब्सलम एंड एकिटोफिल, ये पॉलिटिकल सटायर है, यूजेस बाइब्लिकल एलिगरी, इसमें बाइब्लिकल एलिगरी का इस्तेमाल किया है टू एड्रेस द एक्सक्लूजन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। विद किंग चार्ल्स सेकेंड रिप्रेजेंटेड एज डेविड, तो किंग चार्ल्स सेकेंड को तो डेविड कहा गया क्योंकि वो तो एग्जाइल थे, 11 साल घूम रहे थे इधर उधर जब बाप की सरकार नहीं थी, जब बाप को मार दिया था। और जो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ थे जिन्होंने एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया, उनके खिलाफ विद्रोह किया, उनको एब्सलम कहा गया। तो एब्सलम और डेविड की कहानी बाइबल में है, बहुत ही प्यारी कहानी है ये वो किस्सा। ड्राइडन क्रिटिसाइजेस द पॉलिटिकल मैकिनेशंस ऑफ द टाइम, ड्राइडन उस जमाने की जो राजनीतिक तिकड़मबाजियां थी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे इसमें, थ्रू दिस एक्सटेंडेड मेटाफर, इस एक्सटेंडेड मेटाफर के जरिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही फेमस हीरोइक हैपिक पोएम है, मोक हीरोइक पोएम है इनकी मैकफ्लैकनॉय।
मॉक हीरोइक, पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये मॉक हीरोइक का उदाहरण है। दैट लैम्पून्स द पोएट थॉमस शेडवेल, इसमें इन्होंने मजाक उड़ाया है थॉमस शेडवेल नाम के कवि का जो इनके समकालीन है। पोर्ट्रेइंग हिम एज द हेयर टू द किंगडम ऑफ डलनेस, उन्होंने कहा है कि एक किंगडम ऑफ डलनेस है, बोरियत का एक साम्राज्य है, उसके वारिस हैं ये शेडवेल। दिस वर्क एग्जाम्प्लीफाइज ड्राइडन्स टैलेंट फॉर विटी एंड बाइटिंग सटायर, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जॉन ड्राइडन बहुत ही हाजिर जवाबी से भरा और नाखून चबा देने वाले सटायर किया करते थे। ठीक है, हीरोइक ड्रामा और एपिक पोइट्री। ड्राइडन्स वर्क इन हीरोइक ड्रामा, ड्राइडन ने हीरोइक ड्रामा में लिखा है, एपिक पोइट्री लिखी है। शो केसेज इज एबिलिटी टू हैंडल ग्रांड थीम्स, वो बताता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रांड थीम्स को लिख सकते हैं, एलिवेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उच्च भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एपिक्स में चाहिए होती हैं। तो एक एग्जाम्पल इनका एक हिस्टोरिकल पोएम का है, एनस मिराबिलिस। ये एक हिस्टोरिकल पोएम है, रिटन इन क्वार्टरेंस, चौपाइयों में लिखी है इन्होंने इसे। कमेमोरेट्स द इवेंट्स ऑफ 1666, 1666 में कुछ घटनाएं हुई थी इंग्लैंड में, उसका जिक्र है इसमें, इंक्लूडिंग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन की ग्रेट फायर है इसमें, और सेकंड एंग्लो डच वॉर है। ड्राइडन्स यूज ऑफ विविड इमेजरी, ड्राइडन इसमें अलग अलग इमेजरी का यूज़ करते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, अंडर स्कोर से टैलेंट फॉर एपिक स्टोरी टेलिंग, जो अंडर स्कोर करता है इनके टैलेंट को कि ये एक एपिक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये महाकाव्य लिख सकता है आदमी। इसके अलावा द हिंद एंड द पैंथर करके एक इनकी एलिगोरिकल पोएम है, डिफेंडिंग कैथोलिसिज्म, इसमें वो कैथोलिसिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। रिटन आफ्टर ड्राइडन्स कन्वर्जन टू द फेथ, ये तब लिखी उन्होंने जब ड्राइडन ने कन्वर्ट कर लिया कैथोलिसिज्म में। द पोएम फीचर्स अ डायलॉग बिटवीन अ मिल्क वाइट हिंद, एक डायलॉग है, एक मिल्क वाइट हिंद है रिप्रेजेंटिंग द रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पैंथर है, ठीक है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर वर्क्स में अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एब्सोलम एंड अकेटोफेल है, पॉलिटिकल सटायर, बाइब्लिकल कहानी है, ठीक है, मैक फ्लेक्नॉय है, मॉक हीरोइक है, ठीक है, थॉमस शेडवेल का मजाक है। एनएस मिराबिलस है, हिस्टोरिकल पोएम है, 1666 की घटनाओं का जिक्र है। हिंद एंड द पैंथर है, एलिगोरिकल पोएम है, कैथोलिसिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। अलेक्जेंडर्स फीस्ट नाम की एक रचना है जो कि ऑड है, इसमें पावर ऑफ म्यूजिक को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कंपोज किया गया था सेंट सिसिलियाज डे पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ओह यस प्रिया, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। आजकल एक ट्रेंड है ना डिस ट्रैक्स का, कि एक क्या कहते हैं उसे, रैपर रैप बनाकर सामने वाले को रोस्ट करता है, फिर वो भी रैप बनाता है, वो उसे रोस्ट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा एक खेल चला करता था राइटर्स के बीच में। उस दौर में राइटर एक दूसरे को डिस किया करते थे। लेगेसी जॉन ड्राइडन की, जॉन ड्राइडन्स लेगेसी एज अ पोएट इज मार्क्ड बाय हिज कंट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। जॉन ड्राइडन की जो लेगेसी है एक कवि के रूप में, उसको आप मार्क कर सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश वर्ड्स के डेवलपमेंट में, और उनका जो इन्फ्लुएंस है सब्सिक्वेंट जनरेशंस पर राइटर्स की। हिज मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, मास्टरी हासिल थी हीरोइक कपलेट में। सेट अ स्टैंडर्ड फॉर पोएटिक फॉर्म, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था इस पोएटिक फॉर्म के लिए कि देखो हीरोइक कपलेट लिखोगे तो ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखे हैं, दैट वुड डोमिनेट इंग्लिश लिटरेचर। और ये हीरोइक कपलेट जो है वो डोमिनेट करेगा इंग्लिश लिटरेचर को पूरी 18वीं शताब्दी में। ड्राइडन से एबिलिटी टू ब्लेंड विट, ड्राइडन की जो एबिलिटी है कि वो विट को, सटायर को, पॉलिटिकल कमेंट्री को मिला देते थे अपनी पोइट्री में, मेड हिम अ सेंट्रल फिगर इन रेस्टोरेशन लिटरेचर, वो रेस्टोरेशन लिटरेचर के सेंट्रल फिगर हैं। हिज क्रिटिकल राइटिंग्स लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जब ये क्रिटिकल राइटिंग करते थे, क्रिटिसाइज करते थे किसी को, तो उन राइटिंग्स ने मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की नींव डाली है। एंड हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द वर्क्स ऑफ लेटर पोएट्स, और इनके प्रभाव को आप आने वाले कवियों में देखेंगे, अलेक्जेंडर पोप में और सैमुअल जॉनसन में। ड्राइडन्स वर्क कॉन्टिन्यूज टू बी स्टडीड, इनकी रचनाओं को हम अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडमायर कर रहे हैं उनके टेक्निकल प्रिसिशन के लिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए, और एंगेजमेंट के लिए पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के उस ज़माने के। हिज पोएट्री एग्जाम्प्लीफाइज द रेस्टोरेशन एराज वैल्यूज़ ऑफ विट, इनकी पोएट्री एग्जाम्पल है रेस्टोरेशन एरा की वैल्यूज़ ऑफ विट के लिए, क्लैरिटी के लिए और क्लासिकल इन्फ्लुएंस के लिए। इस सिक्योरिंग इस प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, ये अपनी जगह पक्की कर गए हैं, ये अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास के सबसे महान कवियों में से एक हैं जॉन ड्राइडन।
ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं कि अब हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या आपका हो गया है वो देख लीजिए एक बार। हमने प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पढ़ लिया है, पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल पढ़ लिया है, एलिजाबेथन पोएट्री पढ़ लिया है। आज हमारा द प्यूरिटन एंड द रेस्टोरेशन एज पोएट्री कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हम न्यू क्लासिकल या ऑगस्टन एज पोएट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लाइक हनी सिंह एंड बादशाह, लेकिन उससे भी कुछ बेहतर एग्जाम्पल है एक्चुअली हम लोगों के पास, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं है। रैपर्स आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे रफ्तार और एमिवे बंटाई की लड़ाई हुई थी अभी कुछ सालों पहले, बड़ी फेमस हुई थी वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट दे रहे थे बना बना कर। तो कल हम न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज पोएट्री पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 के जो नोट्स हैं वो आज हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। हाँ, टाइम चेंज करने के बावजूद स्टूडेंट लाइव नहीं आ रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। और ये एक्चुअली टेम्परामेंट ही स्टूडेंट्स का ऐसा है कि जब तक एग्ज़ाम सर पर नहीं आता पढ़ते नहीं हैं। तो क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है दिसंबर में, तो इसलिए पढ़ेंगे नहीं। जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ जाएगा तो अक्टूबर से पढ़ना शुरू करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर उन्हें लगेगा कि 2-3 महीने में टीचर सब पढ़ा दे, सब कुछ हो जाए फिर उसका। तो दैट्स अ कॉमन ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स। और बाकी देखते हैं, अगर इस तरह से चलता रहा तो बंद कर देंगे भाई बैच हम ये वाला, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे कल शाम को 4 से 5 के बीच में। नोट्स भेज दिए आपको हमने, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे PDF। You're welcome Shivani, welcome my beautiful edits. See you.